नमस्कार। संडे स्पेशल में पिछले सप्ताह के एक स्पेशल मुद्दे पर चर्चा। और आप सब लोग जानते ही हैं कि पिछले पूरे सप्ताह राहुल गांधी को लेकर जो उन्होंने संसद के भीतर, संसद के परिसर में जो कुछ किया, उसे लेकर बहुत सारे वीडियो हमने बनाए, बहुत सारी खबरें भी सोशल मीडिया पर चलती रही। आप सब लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर किस तरीके से जनरल मनोज नरवणे की किताब को लेकर हंगामा किया, उसके अंश को बाहर मीडिया के सामने पढ़कर सुना दिया। इस मामले में एफआईआर भी हुई। इसके बाद जो भारत यूएस डील हुई है उसे लेकर उन्होंने, जब वो बजट पर बोल रहे थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी और बहुत सारे नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और यह भी कहा कि ये सरकार कॉम्प्रोमाइज हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने झुक गई है। बहुत इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही। एक पूरा चिट्ठा है इसी पार्लियामेंट सेशन का कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। और आप सब जानते ही हैं कि पार्लियामेंट में जब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने वाली थी तो उससे एक दिन पहले निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने राहुल के खिलाफ एक सब्सटेंटेटिव मोशन भी मूव किया और उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की, जिस पर अगले सत्र में, यानी कि मार्च में, जो 9 मार्च से सत्र होगा बजट का दूसरा पार्ट, उसमें चर्चा होगी और राहुल गांधी की सदस्यता निश्चित रूप से खतरे में है। ये वीडियो मैं 2 दिन पहले भी बना चुका हूं इस तरह का। देखिए, इस सत्र का अगर हम आकलन करें कि राहुल गांधी ने क्या क्या बातें कही, उस पर तो बहुत चर्चा हुई है, लेकिन मैंने ये सोचा कि संडे स्पेशल में एक ऐसे वाइड एरा को याद किया जाए जिसमें राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी के प्रति ये जो नफरत है धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और किस तरीके से वो हर मौके पर मात भी खाते रहे हैं। मैंने ये देखा कि 2014 से जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने और उसके बाद से राहुल गांधी किस किस तरीके से मोदी सरकार, एनडीए सरकार या बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं, उसके एक ट्रेंड को, पैटर्न को मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की। तो दोस्तों, मैंने इसे 3 भागों में विभाजित किया है और उसी पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला भाग है 2014 से 2017 का, दूसरा है 2018 से 2023 का और फिर 2023 से अब तक 2026 का। इन 3 हिस्सों में मैं राहुल गांधी के बिहेवियर को, उनके पैटर्न को, उनकी राजनीति को, उनकी मानसिकता को और नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी विचारधारा को कोड करने की, डिकोड करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उस समय कांग्रेस को, राहुल गांधी को और सारी दुनिया को यह लगा कि यह फ्लूक है, यह एक तुक्का है और इनकी जो जीत है 2014 की, यह एक अपवाद है, अगली बार फिर कांग्रेस वापस आ जाएगी। नरेंद्र मोदी गुजरात से आए हुए एक मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की राजनीति में उतना पैर शायद वो जमा नहीं पाएंगे। हालांकि दिल्ली की राजनीति में उन्हें रविशंकर प्रसाद, अरुण जेटली, कई उनके ऐसे मित्र थे जो नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी थे। उन सब लोगों ने यहां पर उन्हें जमाने में उनकी सहायता भी की और नरेंद्र मोदी न सिर्फ यहां जमे बल्कि लगातार आगे बढ़ते चले गए और देश के सबसे लोकप्रिय नेता होने के बाद अब वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाने लगे हैं। राहुल गांधी ने 2014 से 2017 के बीच में एक सीधा सा पैटर्न अपनाया कि साहब देखिए, अगर कोई भी सरकार बनती है तो उस सरकार की जो नीतियां हैं या उसकी जो कारगुजारियां हैं उनकी आप आलोचना करो, अगली बार सरकार आपको चुन लेगी। ये एक जनरल फंडा होता है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी 2014 में चुनाव हारने के बाद एक लंबे ब्रेक पर गए थे। मतलब जब कांग्रेस हार गई थी, राहुल गांधी तो जीत गए थे, वो एक लंबे ब्रेक पर गए थे और लगभग 8-10 महीने के आसपास गायब रहे थे मुख्य राजनीति से। और इसी दौरान बराक ओबामा, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो भारत दौरे पर आए थे। नरेंद्र मोदी उनसे मिले भी थे। जब 2015 में राहुल गांधी ने अपनी एक स्पीच दी पार्लियामेंट में, तो उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार को उन्होंने सूट बूट की सरकार की संज्ञा दी। आपको याद होगा कि जब बराक ओबामा से मिले थे नरेंद्र मोदी तो उन्होंने एक सूट पहना था और उसमें जो ऐसे इस तरीके से लाइनिंग थी, उस लाइनिंग में नरेंद्र मोदी के नाम का एक मोनोग्राम था जो छपा हुआ था। और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा था कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा कोट पहना है मोदी जी ने। राहुल गांधी ने कहा था कि वो 10 लाख रुपए का सूट है, जिसे पहनकर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सूट बूट की सरकार चला रहे हैं, बराक ओबामा से मिलने के लिए गए थे। बाद में ये पता लगा कि गुजरात के किसी व्यापारी ने वो
थान जो कपड़ा था, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी का नाम उसमें अंकित करके बनवाया था, उनको गिफ्ट किया था। उसी का सूट वो पहने हुए थे नरेंद्र मोदी। बाद में उस सूट को उन्होंने नीलाम भी करवा दिया था और उसको जो है उन्होंने पीएम केयर फंड जो है उसमें पैसे को डाल दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के बारे में ये ओपिनियन बनाई कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो बड़े लोगों की सरकार है, छोटे लोगों की सरकार नहीं है, गरीब लोगों की, आम लोगों की सरकार नहीं है। उसी दौरान भूमि अधिग्रहण अध्यादेश सरकार लेकर के आई थी, जिसके खिलाफ कई जगह किसान संगठनों ने आंदोलन किए थे। राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर बैठ बैठ कर घूमे होंगे, भट्टा परसोल, ये सब घटनाएं आपको याद होंगी। तो राहुल गांधी ने बड़ा हंगामा मचाया, विपक्ष के लोगों ने भी हंगामा मचाया, किसान संगठन भी बड़े नाराज हुए और उस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को सरकार ने वापस ले लिया। उसके बाद राहुल गांधी को ऐसा लगा कि ये तो डर गई है सरकार मुझसे, अब मैं जो भी करूंगा उस पर इनको पीछे हटाना, इनको रोल बैक करना बड़ा आसान होगा। और राहुल गांधी को यह लगा कि उनका जो एक नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्रोनी कैपिटलिज्म का, वो नैरेटिव उनका चल गया है। इसके बाद 2016-17 में इन्होंने नरेंद्र मोदी पर नोटबंदी को लेकर प्रहार किए। उसे इन्होंने कहा कि ये गरीब पर हमला था, काले धन को सफेद करने का तरीका था। इसके बाद जब अरुण जेटली जीएसटी लेकर आए थे, उसे इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स कहा कि साहब इससे छोटे व्यापारी का नुकसान हुआ है, बड़ों को फायदा हुआ है। तो इन्होंने 2014 से 16-17 लगभग 18 तक भी यही नैरेटिव चला करके रखा, लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ। बीच बीच में इसकी टेस्टिंग होती रही। राहुल गांधी ने नैरेटिव चलाया नोटबंदी वाला, जीएसटी वाला, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत करके आई। राहुल गांधी को यह लगा कि यार ये नैरेटिव चल नहीं रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी के चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिया। मेरे ध्यान है कि 2018 में जब 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले वो राफेल का मुद्दा लेकर के आए कि साहब राफेल में हमने महंगे खरीदे हैं राफेल, ये हुआ है वो हुआ है, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ का लाभ पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये किया है क्योंकि राफेल का मेंटेनेंस का काम उनको दिया जा रहा है। बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने इस तरह की कही और कहा कि इस देश का जो नरेंद्र मोदी जो चौकीदार बताते हैं खुद को, चौकीदार चोर है। और इस नैरेटिव पर उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा। हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। मीडिया के कुछ साथी, द हिंदू अखबार का जो संपादक है एन राम, उसने भी राहुल का समर्थन किया था और सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी थी। देखिए, इस देश में जो गोदी मीडिया बताया जाता है, असली गोदी मीडिया कौन लोग हैं मैं पहले भी बता चुका हूं। वो राहुल गांधी के लिए मुकदमा लड़ने पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई इन लोगों को और यह कहा कि सरकार ने एक बंद लिफाफे में सारी डिटेल सुप्रीम कोर्ट को दी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि यह बिल्कुल फेयर डील हुई है, बल्कि पहले के मुकाबले सस्ते और आधुनिक राफेल लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से इनका वो नैरेटिव भी चल नहीं पाया और 2019 के चुनाव में कांग्रेस 52 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी और ज्यादा बढ़कर 300 के पार पहुंच गई और बड़े प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वापस लौटी। और सबसे दुर्भाग्य की बात राहुल गांधी के लिए हुई कि वो 2019 में अमेठी से स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। इससे और भी ज्यादा चिढ़ गए राहुल गांधी। हालांकि वो केरल में चुनाव लड़ गए थे और वायनाड से सांसद बन गए थे, लेकिन राहुल गांधी के लिए यह बहुत शॉकिंग था। उस समय वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में 2019 का चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस न्यूनतम पर पहुंच गई, 52 सीटों पर सिमट करके रह गई। वो अपना चुनाव भी हार गए, कांग्रेस को सभी राज्यों में बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी झुंझला गए। दरअसल वो अपनी झुंझलाहट दूसरों पर उतार रहे थे। उन्होंने अशोक गहलोत जो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जो उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन पर आरोप लगाया कि आप अपने बेटों को लोकसभा का चुनाव नहीं जितवा पाए, इस्तीफा दो। इन सब ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में खुद इस्तीफा दिया, कहा कि अगर तुम इस्तीफा नहीं देते तो मैं अपनी हार की जिम्मेदारी लेता हूं और इस्तीफा देने का उन्होंने 2019 में ऐलान कर दिया। उसके बाद से आज तक कांग्रेस अध्यक्ष बनने की तरफ मुंह नहीं किया है राहुल गांधी ने। पीठ फेर करके भेज गए और बैठ गए और अंत में बेचारे खड़गे साहब के ऊपर ये जिसे कहते हैं ना कि मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया गया। कुछ समय तक सोनिया गांधी ने चलाई और उसके बाद खड़गे साहब ने चलाई। और बताता हूं, 2019 के चुनाव में उन्होंने, मैंने आपको बताया कि यह दौर था जब वो नरेंद्र मोदी पर सीधा आक्षेप लगा रहे थे, चौकीदार चोर है वाला नैरेटिव लेकर आए। 2019 के चुनाव के दौरान जब वो
लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे कर्नाटक में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि जितने भी मोदी सरनेम वाले लोग होते हैं वो सारे सारे चोर वही क्यों होते हैं। उनका मोदी, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इस प्रकार के लोगों से उनका आशय था। इस बात को लेकर बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। बीजेपी के एक विधायक थे पूर्णेश मोदी, गुजरात से, उन्होंने राहुल गांधी पर मुकदमा कर दिया और मार्च 2023 में सूरत की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई और वो हाई कोर्ट में भी सजा बहाल रही और राहुल गांधी को लोकसभा सांसद पद से वायनाड से इस्तीफा देना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा झटका था राहुल गांधी के लिए। हालांकि बाद में अगस्त के महीने में, अगस्त 2023 में ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और इस पर जो दोष सिद्धि है उस पर भी रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और उनकी सांसदी भी बहाल हो गई। लेकिन राहुल गांधी को वो बंगला खाली करना पड़ा जिसमें वो 15 साल से रह रहे थे। फिर दूसरा बंगला उनको बाद में मिला और साथ ही साथ उनको इसका एक और भी जरा थोड़ा सा मलाल रहा होगा कि जनता के बीच में उनके प्रति कोई सहानुभूति डेवलप नहीं हुई। उन्हें यह लगा कि अगर मेरी सांसदी चली जाएगी तो जनता मेरी तरफ हो जाएगी, लेकिन जनता को यह लगा कि यार ये आदमी बदजुबानी करता है और ठीक हुआ, इसका इलाज ये सही हुआ। तो इस तरीके से उनकी एक छवि ये बनी कि ये खराब जुबान भी बोलते हैं। इसी दौरान जिस पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, राफेल, नीरव मोदी, सारे चोर मोदी सरनेम वाले क्यों होते हैं, इस दौरान ही उन्होंने गलवान घाटी वाला मुद्दा उठाना शुरू किया था। आपको याद होगा 2020 में कोविड के दौर में भारत और चीन के सैनिकों में एक टकराव हुआ था गलवान घाटी में, जो मनोज नरवणे की किताब में जिसका मेंशन किया गया है। उसको लेकर के उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल उठाने शुरू किए कि हमारी जो है हजारों किलोमीटर की जमीन जो है हथियाली है चाइना ने और 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। हालांकि इस मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब चाइना के जवान हमारी जमीन कब्जा रहे थे, आप वहां पर मौजूद थे क्या? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप इस तरह की बात बिल्कुल नहीं कहेंगे जिस तरह की आप ये बात बोल रहे हैं। और इसी दौरान फिर उन्होंने हिंडनबर्ग वाला मामला आया, उसको भी उठाना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने सोचा कि यार नरेंद्र मोदी पर चौकीदार चोर है, सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, ये नैरेटिव चल नहीं रहा है। अब ऐसा करो, नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, इनको बदनाम करो दूसरे देशों में जाकर, और वहां पर जाकर अगर इनको बदनाम करोगे तो भारत के साथ जो बड़े बड़े देश समझौते करने वाले हैं, बिजनेस डील्स होने वाली हैं, लोगों को रोजगार मिलने वाला है, काम धंधा मिलने वाला है, उन सब पर एक बड़ा कुठाराघात होगा और पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी बदनाम होंगे, भारत की छवि खराब होगी और भारत के साथ धंधा करने से लोग पीछे हटने लगेंगे। तब उसके बाद वो हिंडनबर्ग का मामला लेकर के आए, मोदी अडानी के संबंधों को उन्होंने उछालना शुरू किया और इसी ऊहापोह में दोस्तों उन्होंने कुछ बहुत बड़ी गलतियां की। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए, आप लोगों ने हमारे पायलट्स जो हैं उनके हाथ बांध दिए थे, वरना हम पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर देते। और नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है, नरेंद्र सरेंडर, ये डायलॉग उन्होंने मारा था उस समय, और इस तरह का एक वो नैरेटिव चलाने की कोशिश की। लेकिन यहां वो फंस गए। सारे देश की भावनाएं देश के साथ और देश की सेना के साथ थी। अगर हमने उनके 4 विमान गिराए और हमारे 10 विमान गिरे हैं तो देश ने कहा कि हमने उनके 40 गिराए। इस तरह का भाव पूरे देश में था। और राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये पूछ रहे थे कि बताइए हमारे कितने राफेल पाकिस्तान ने मार गिराए। यहां पर राहुल गांधी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और वो जिसे कहते हैं कि देश विरोधियों में उनकी गिनती शुरू हो गई उसी समय से। और डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले में तो आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कितने बढ़िया तरीके से हैंडल किया है। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का दबाव यूक्रेन युद्ध पर नहीं माना, किसी भी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी उनसे झुके नहीं। तो इसको भी किसी ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है। और सबसे बड़ी बात, भारत को बदनाम करने के लिए, अपनी चुनावी विफलताओं को ढकने के लिए राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे हैं लगभग पिछले 3 साल से कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये मोदी सरकार क्या पिट्ठू है, उनके पीछे पीछे चलता है। और हरियाणा का चुनाव में रिग्ड था, कर्नाटक का चुनाव में जो है बेईमानी में की गई थी, वहां पर गलत मतदाता सूचियां बनाई गई थी। महाराष्ट्र को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए कि 1 करोड़ मतदाता कहां से बढ़ गए। लगातार वो नैरेटिव बनाते रहे, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में जाकर। सैम पित्रोदा, उनके जो चाचा हैं, वो उनकी वहां पर
कार्यक्रम कराते रहे अलग अलग देशों में, और राहुल गांधी मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के चक्कर में भारत को बदनाम करते रहे। यह नैरेटिव भी उनका चल नहीं पाया। अभी ट्रेड डील को सवाल उठा रहे हैं लेकर के, जो भारत अमेरिका में हुई है। सब लोग जानते हैं कि किसानों के हितों को सरकार ने सुरक्षित रखा है। इसमें पिछला संडे स्पेशल देख लीजिए मेरा, उसमें मैंने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। लेकिन राहुल गांधी कोशिश यही कर रहे हैं। दरअसल बात क्या है, राहुल गांधी मात कहां खा रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने। दरअसल तथ्य और नैरेटिव के बीच में एक बहुत धुंधली सी रेखा है। वो जिन तथ्यों पर बात करते हैं वो तथ्य प्रमाणिक नहीं है। आज तक उन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं उनमें कहीं प्रमाण नहीं मिला। एक पहले वाला जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश सरकार ने वापस लिया था, वहां जरूर मुझे लगा था कि सरकार से वो गलती हो रही है और सरकार ने उसे इसलिए वापस भी ले लिया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा नहीं कहीं ऐसा कि राहुल गांधी ने कोई नैरेटिव चलाया हो और उसको मोदी ने मानते हुए रोल बैक करने की कोशिश की हो। हालांकि जातीय जनगणना वाला जो मुद्दा है वो थोड़ा सा इसमें कमजोरी पैदा करता है जरूर, लेकिन उसमें हो सकता है कि जब जातीय जनगणना के आंकड़े आए तो 2029 में कुछ और ही खेल हो जाए और राहुल गांधी जो सोच रहे हैं उसका उलट ही नतीजा निकल करके सामने आए। तो राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की छवि खराब करो, देश को बदनाम करो, इस नैरेटिव को लोग मान नहीं रहे हैं। बहुत सारे राहुल गांधी के सलाहकार उनसे अक्सर ये कहते भी हैं कि आप सीधे नरेंद्र मोदी पर प्रहार मत करो। नरेंद्र मोदी को आप गाली दोगे, उन्हें बेईमान बताने की कोशिश करोगे, देश का आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी बेईमान है या फिर देश की जेब में से कुछ निकालकर अपनी जेब में डाल सकते हैं। सबको ये लगता है कि यार ये आदमी देश के लिए कर रहा है, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो राहुल गांधी का जो ये नैरेटिव है वो ऐसा ही है कि जैसे वो एक गाना है मनोज कुमार की फिल्म का कि बस यही अपराध है, हर बार करता हूं, आदमी से प्यार करता हूं। उनका अपराध सिर्फ ये है कि वो नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं, बार बार नफरत करते हैं और उनकी नफरत समय के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है और नरेंद्र मोदी समय के साथ साथ उन्हें और भी गहरे जख्म देते चले जा रहे हैं। और बीजेपी ने तो ये मान लिया है कि जब तक राहुल गांधी हमारे सामने है हमें कोई हरा नहीं सकता। आज के वीडियो में इतना ही। अगर संडे स्पेशल का यह एपिसोड आपको अच्छा लगे तो इसे जम करके शेयर कीजिए और अपना फीडबैक भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।